नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे पेपर 2 की यूनिट सी, सोशल चेंजेस इन इंडिया। इसका टॉपिक नंबर 2 है रूरल एंड एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें टॉपिक नंबर 3 आता है चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन किस तरह होता है, उसके जो मोड्स हैं वो चेंज होते आ रहे हैं। मतलब प्री ब्रिटिश, मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले कुछ तरीका था मोड ऑफ प्रोडक्शन का एग्रीकल्चर में। अंग्रेज़ों के टाइम कुछ चेंजेस आए क्योंकि अंग्रेज़ आ गए थे। फिर आज़ादी मिली तो कुछ और चेंजेस आए, उसके बाद जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन या साइंटिफिक डेवलपमेंट आए हुए तो फिर और चेंजेस आए। तो मतलब ये चेंजिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज हिस्टोरिकली रूटेड इन ट्रेडिशनल पीजेंट सोसाइटी, फंडामेंटली शेप्ड बाय कास्ट सिस्टम, लैंड ओनरशिप पैटर्न्स एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स लाइक जजमानी सिस्टम। ठीक है, तो गांव जो है, हम कहते हैं ना कि इंडिया गाँव में बसता है, भारत गाँव में बसता है। तो ट्रेडिशनल जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसी थी? ट्रेडिशनल पीजेंट सोसाइटी। हर आदमी, हर इंसान, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे इस देश में किसान होता था। सब खेती करते थे, कृषि प्रधान देश था भारत। ठीक है, उसके बाद चीज़ थी अपनी कास्ट सिस्टम। तो ज़्यादातर क्या है, जो एग्रीकल्चर है वो भी कास्ट सिस्टम बेस्ड होता था। मतलब कैसे कि जो अपर कास्ट होती हैं उनके पास ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, और जो लोअर कास्ट के लोग थे वो उनके पास या तो बहुत ही मतलब ज़मीन होती थी तो वो बहुत ही छोटा साइज़ में होती थी, थोड़ी सी ज़मीन होती थी, या फिर बिल्कुल नहीं होती थी, और वो जो अपर कास्ट की ज़मीन है उन पे एज अ मजदूर काम करते थे, लेबरर्स। तो लैंड ओनरशिप पैटर्न ये भी कास्ट बेस्ड हमने देख लिया। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट लाइक जजमानी सिस्टम। अब जजमानी सिस्टम हम पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो जजमानी सिस्टम में वही है कि हर कास्ट जो है, जो जात है, उसका अपना अपना काम डिफाइन है कि भाई जैसे धोबी की जात है तो वो कपड़े धोएगा, या फिर कुम्हार की जात है तो वो अपना घड़े बनाने का काम करेगा। ठीक है, और फिर जैसे लोअर कास्ट में और लोग किसी को ये चमड़े का काम दे दिया, इस तरह से। ठीक है, तो और जैसे या जो अपर कास्ट है उसमें जैसे कोई पंडित है तो वो पूजा पाठ का काम करेगा। तो हर चीज़ मतलब जो भी प्रोफ़ेशन है वो कास्ट बेसिस पे डिफाइंड है। और जजमान कौन होते हैं? जो कि ये सर्विसेज़ लेते हैं। जैसे बड़े ज़मींदार हो गए या पैसे वाले लोग हो गए। और उस टाइम ज़्यादातर क्या था, मनी मॉनेटरी सिस्टम नहीं था, तो बार्टर सिस्टम होता था। इन सर्विसेज़ के बगल में बार्टर किया जाता था कि भाई जैसे गेहूँ दे दिया, अनाज दे दिया, इस तरह। तो भारत का जो सिस्टम था वो इस तरह चलता था ट्रेडिशनली में, मतलब पहले के ज़माने में, अंग्रेज़ों के आने से पहले। Prior to British colonial rule, the Indian agrarian structure operated as semi-feudal system where peasants cultivated land under established customary rights and obligations rather than modern property relations। ठीक है, तो क्या था? सेमी फ्यूडल सिस्टम था, पूरा फ्यूडल नहीं था, सेमी फ्यूडल। अब पूरे फ्यूडल में क्या होता है? पूरे फ्यूडल में तो जैसे वो जो अपना यहाँ पे अपने देखा था ना यूरोप में, मेडिवल यूरोप में, मेडिवल टाइम्स में, जिसमें क्या होता था, सर्फ्स होते थे, और जो सर्फ की जो पूरी ज़मीन होती थी उसपे वो करते थे, उनका जो ज़मीन का जो लॉर्ड होता था उसकी ज़मीन सारी होती थी, उसपे सर्फ जो होते थे वो काम करते थे, और उनको रहने और खाने का मतलब मिल जाता था वहाँ पे। बाकी सब ज़मीन और सारा प्रोडक्शन किसका होता था? जो लॉर्ड है। तो ये तो फुल एक तरह से हो गया आपका फ्यूडलशिप, जिसमें कि सारी ज़मीन उसको बिलॉन्ग करती है। यहाँ पे सेमी फ्यूडल सिस्टम था। क्यों? क्योंकि पीजेंट्स कल्टिवेटेड लैंड अंडर एस्टेब्लिश्ड कस्टमरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। मतलब कि ज़मीन जो होती थी, वैसे तो सारी ज़मीन किसकी होती थी? राजा की होती थी। जो भी राजा उस टाइम राज कर रहा है, तो सारी जो लैंड है बिलॉन्ग टू द किंग। लेकिन फिर भी कस्टमरी राइट्स में, या मतलब उसमें कि राजा दे देता था, भई ठीक है, ये ज़मीन आपकी है, आप इसमें रखो, कुछ उसमें जैसे हमको दे देना, जैसे वो टैक्स वगैरह, लगान वगैरह या जो भी है, ठीक है? और मॉडर्न प्रॉपर्टी रिलेशंस नहीं थे कि कोई जैसे ज़मीन का कोई कागज़ हो कि भाई ये ज़मीन मेरी है। बस आपको राजा ने दे रखी है, उस पे आप करिए खेती-वेती, और थोड़ा हिस्सा जो है उसका वो राजा को दे दीजिए। तो ये चलता था सिस्टम पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले। द अराइवल ऑफ ब्रिटिश कोलोनिज्म मार्क्ड अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एग्रीकल्चर इनटू द ब्रॉडर मार्केट इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है? तो अब इंडियन एग्रीकल्चर को मार्केट इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर दिया अंग्रेज़ों ने। मतलब क्या? कि एग्रीकल्चर को भी कमर्शियल बना दिया। दूसरी चीज़ क्या? लैंड हो गई एक, मतलब जिसको खरीदा या बेचा जा सके। पहले ज़मीन सारी राजा को बिलॉन्ग करती थी। अब लैंड के क्या हो गए? बाय एंड सेल शुरू हो गया। तो लैंड क्या बन गई? लैंड बिकम ए कमोडिटी। भाई कमोडिटीज़ ही तो मार्केट में खरीदी और बेची जाती हैं। तो लैंड भी क्या हो गया? कमर्शियल आइटम हो गया जिसको खरीदा या बेचा जा सके। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? एग्रीकल्चर जो चीज़ थी उसको एक कमर्शियल मार्केट इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर दिया।
क्योंकि हम अंग्रेज़ तो यहाँ भाई घूमने फिरने तो आए नहीं थे, वो तो पैसा कमाने आए थे। तो फिर वो एग्रीकल्चर जो भी होता था, किसान वगैरह उनसे क्या लगान लेते थे, इसलिए वो अलग-अलग तरीके के वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आए थे, ज़मींदारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब देखे हैं। बाकी फिर वो अपना वो करवाते थे, कैश क्रॉप्स वगैरह उगाते थे, भाई इंडिगो उगाओ, ये सब करो। क्यों? क्योंकि उनको वही है, उससे जो भी उनको फ़ायदा हो सकता है वो करवाते थे। Under colonial influence, both land and agriculture produce were transformed into market commodities, fundamentally altering the social and economic order. ठीक है, तो both land and agriculture produce transform into market commodities. तो market commodity वही होती है जिनको कि बाई या सेल किया जा सके, खरीदा या बेचा जा सके। इससे पहले क्या था, लैंड जो थी हमने देखा ना कि राजा को बिलोंग करती थी, वो जो भी किंग होता था उस जगह का, और आपको उस पे अधिकार राजा देता था कि भाई ठीक है आप यहाँ पे खेती कर लो। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो जो प्रोड्यूस कर रहा है उस पे उसकी होती थी, उसमें से उसको कुछ हिस्सा राजा को देना होता था एज अ टैक्स या लगान, जो भी आप बोल दें। बाकी फिर वो बार्टर कर लेता था खुद खुद के मतलब परिवार के खाने के लिए, या फिर उसके बदले में कोई किसी सर्विस ले ली, है ना? जैसे मान लीजिए उसको घर में मटके चाहिए, खाती का कोई लकड़ी का काम करवाना है, तो किसी को एक बोरी गेहूँ दे दिया, जो लकड़ी का काम करता है, तो उससे बार्टर सिस्टम से हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों के आने से क्या हुआ, लैंड और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दोनों क्या बन गई, मार्केट कम्युनिटीज़, जिनको कि खरीदा या बेचा जा सकता है, बाय एंड सेल। द कमोडिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिप्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम टुवर्ड्स अ कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल इंडिया। ठीक है, अब कमोडिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, मतलब एग्रीकल्चर को भी एज अ इंडस्ट्री देखा जाने लगा, एज अ कमर्शियल थिंग देखा जाने लगा। तो अब एग्रीकल्चर पहले क्या थी, एक मतलब एक लाइफ थी, भाई सब खेती करते हैं। उससे एग्रीकल्चर क्या बन गया, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम बन गया। जैसे कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट पैसे वाले लोग होते हैं, वो पैसा लगा के कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट जब मार्केट में बिकता है तो उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी क्या आ गया, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया। मतलब कि जैसे ज़मीन है आपके पास, तो ज़मीन में आपने पैसा लगाया, मतलब कोई बीज वगैरह लाए, खाद वगैरह लाए, जो भी चाहिए होता है, फिर आपने लेबर हायर करी, उस लेबर ने यहाँ पे फसल उगाई, काटी वाटी जो भी करी, फिर फाइनल फसल आई, उसको आपने मार्केट में सेल कर दिया, और उससे क्या है, आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो एग्रीकल्चर को भी एज अ देखने लगा, ऐसा क्या देखे जाने लगा, एज अ मीन्स ऑफ प्रॉफिट या मीन्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी, ना कि सब्सिस्टेंस के लिए। सब्सिस्टेंस क्या होता है, जिससे ज़िंदगी चल सके। तो उससे पहले तो इंडिया में एग्रीकल्चर क्या था, सब्सिस्टेंस चीज़ थी, मतलब भाई खाने, भाई खेती से गेहूँ आता है ना, गेहूँ अनाज जितना भी जो भी है, तो उसको जीवन चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ है, तो सब्सिस्टेंस बेस्ड चीज़ थी। अंग्रेज़ों के आने से क्या हो गया, वो एक कमर्शियल चीज़ बन गई। The transformation process was uneven and incomplete, resulting in contemporary India exhibiting multiple coexisting modes of production that range from feudal remnants to semi-capitalist and fully capitalist agriculture arrangements। ठीक है, तो अब ये तो देखो, भारत में कही जाता है ना कि भारत में एक साथ अ, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है आज। आज भी मतलब जैसे मान लीजिए आपको भारत में ट्राइबल्स भी मिल जाएँगे जो 5000 साल पुराने तरीके से जी रहे हैं, और आपको बैंगलोर में बिल्कुल लेटेस्ट स्टार्टअप वगैरह भी दिख जाएँगे। तो इसी तरह जो एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो भी कुछ इस तरह का ही है कि एक तो प्री जो लेवल था, अंग्रेज़ों के आने से पहले जो था, वो भी कहीं न कहीं आपको किसी बिल्कुल गाँव में देखने को मिल जाएगा, बिहार में या कहीं। और जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है, कमर्शियल एग्रीकल्चर, वो आपको मिल जाएगा देखने को गुजरात में, पंजाब में, जहाँ पे बिल्कुल कमर्शियल उसकी तरह होता है, बड़े-बड़े ज़मीनों पे मतलब एग्रीकल्चर हो रहा है, सीरी प्रोड्यूस जो है इंडस्ट्रीज़ में जा रही है। जैसे मान लीजिए आपने किसी पेप्सी या किसी ऐसी कंपनी से वो कर लिया एग्रीमेंट कि भई हम आपको 100 क्विंटल आलू पैदा करके देंगे चिप्स बनाने के लिए। तो प्योरली कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है एग्रीकल्चर में। और कहीं बिल्कुल ही कोई रिमोट एरिया में कोई गाँव है, वहाँ पे पुराने तरीके से भई अपना बस किसी तरह इतना अनाज उग जाए कि हमारा जीवन चल जाए। तो इसलिए क्या है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था अनइवन था और इनकम्प्लीट था, मतलब पूरे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि पूरे भारत में ही कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया एग्रीकल्चर में, रिजल्टिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया एग्जिबिटिंग मल्टीपल को एग्जिस्टिंग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। रेंज फ्रॉम फ्यूडल रेमिनेंट्स, ठीक है, तो वही जो फ्यूडल रेमिनेंट्स दिखा था ना अंग्रेजों के आने से पहले भी जो चीज़ थी, टू सेमी कैपिटलिस्ट एंड फुल्ली कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर अरेंजमेंट्स। अब फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन इन कॉलोनियल इंडिया कैसा था? पीसी जोशी आर्ग्यूज दैट इंडियन एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल वाज एसेंशियली फ्यूडल इन नेचर, मेंटेनिंग ट्रेडिशनल प्री कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो फ्यूडल इन नेचर का मतलब क्या हुआ? फ्यूडल वही जो हमने देखा था मेडिवल यूरोप में जो चीज़ थी, उसमें क्या होते थे? उसमें होते थे लॉर्ड, और लॉर्ड की ज़मीन होती थी, उस ज़मीन पे सर्फ्स जो होते थे वो काम करते थे, रहने और काम करने का अधिकार था उनको, और जो फसल होती थी वो सारी लॉर्ड की होती थी,
उसमें से लॉर्ड उनको कुछ खाने वाने को दे देता था। ठीक है, तो ये था फ्यूडल सिस्टम। अब ये जो पीसी जोशी कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश रूल में जो इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम था वो कैसा था, फ्यूडल इन नेचर। क्यों? यहाँ पे लॉर्ड्स की जगह कौन आ गए थे? ब्रिटिशर्स आ गए थे। ब्रिटिशर्स ने अपने आप को घोषित कर दिया था कि सारी ज़मीन हमारी है, जिन-जिन एरियाज़ पे उनका कब्ज़ा था, ऐसा नहीं कि पूरे भारत पे, ठीक है? और उन्होंने फिर हायर कर लिए थे क्या? ये ज़मींदार, बड़े जो ज़मींदार होते हैं ना, तो इनके पास उनको काम दिया गया था कि आप इस पे अब खेती करिए और उससे फिर हमको लगान दीजिए। इसीलिए फिर अलग-अलग तरह के वो लेके आए थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे वो परमानेंट सेटलमेंट, महलवादी सिस्टम, ठीक है? ज़मींदारी सिस्टम, उस तरह की चीज़ें। According to Joshi, land ownership patterns remained fundamentally linked with caste hierarchy, perpetuating social stratification through agriculture relations. ठीक है, तो जोशी कह रहे हैं कि जो लैंड ओनरशिप के पैटर्न है कि ज़मीन किसकी होगी, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, वो कास्ट हायरार्की पे डिपेंड करता है। मतलब कि अपर कास्ट के पास ज़्यादा ज़मीन होगी और लोअर के पास या तो बहुत ही थोड़ी सी या बिल्कुल ना के बराबर, और फिर लोअर कास्ट के लोग ज़्यादातर क्या होंगे? एग्रीकल्चरल लेबर्स होंगे जो कि दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं। Joshi contends that colonial rule deliberately preserved semi-feudal relations by avoiding serious technological changes और redistributed land reforms। ठीक है, तो जोशी का कहना है कि अंग्रेज जो थे उन्होंने जानबूझकर डेलिबरेटली जो पुराना सिस्टम था एग्रीकल्चर का इंडिया में उसको वैसा का वैसा ही रहने दिया। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों। एक तो क्या है कि वो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे इंडिया के सिस्टम से, क्योंकि उनको डर था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए। लोग, हम तो एक तो वैसे ही इनका इतना एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उसके बाद इनकी जो लाइफ़स्टाइल है या मान लीजिए कास्ट बेस्ड कोई काम हो रहा है किसी गाँव में, तो उसमें क्यों छेड़छाड़ करें हम? दूसरा, उनके पास कोई ऐसा इंसेंटिव भी नहीं था। क्यों इंडिया में डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट किया जाए जब उनको उस जो प्रेज़ेंट है उसी से अच्छा खासा लगान वगैरह सब मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ और लैंड रिफ़ॉर्म्स वगैरह पे ज़्यादा काम नहीं किया। उनके जो लैंड रिफ़ॉर्म्स थे या उनका सीधा-साधा वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर कि हमें रेवेन्यू कैसे मिले। तो जैसे उसमें परमानेंट सेटलमेंट आ गया, ज़मींदारी सिस्टम हो गया या फिर बैलगाड़ी सिस्टम हो गया, उनको अपने पैसे से मतलब था। ठीक है? ए.आर. देसाई क्या कहते हैं? ए.आर. देसाई डिफरेंशिएट्स इंडियन फ्यूडलिज्म फ्रॉम यूरोपियन फ्यूडलिज्म, हाइलाइटिंग द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच सिस्टम। ठीक है, तो यूरोपियन फ्यूडलिज्म वही था हमारा, लॉर्ड और उनके सर्व्स। Desai argues that India, the feudal mode of production was artificially imposed from above by British colonizers rather than developing naturally। ठीक है, तो इंडिया में जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने अपने, ये जो लॉर्ड थे ना, जैसे वहाँ पे लॉर्ड होते थे, अंग्रेजों ने अपने आप को लॉर्ड बना लिया था। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये बन गए थे लॉर्ड्स कि भाई इन्होंने डिक्लेयर कर दिया सारी ज़मीन हमारी है और ये जो जो भी लोग हैं ये हमको उसमें मतलब लगान दें उसके बदले में। ठीक है, तो थोपा गया था। यूरोप में क्या था, ये ऑर्गेनिकली या नेचुरली एक तरह से ये सिस्टम शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि जैसे रोमन एम्पायर का पतन हुआ, फॉल हुआ था, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, तो उसके बाद क्या होता कि वो बड़े किंग्स रह नहीं गए थे। सब अलग-अलग अपने-अपने छोटे-छोटे उसमें डिवाइड हो गए थे। तो फिर क्या होता, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो लॉर्ड बन गए और उन्होंने अपना-अपना मतलब अपनी ज़मीन पे काम शुरू कर दिया सर्व्स के साथ, और ठीक है, और उन्होंने एलिजियंस बना दी जो भी सेंट्रल का किंग है कि भाई हम आप लॉर्ड्स जो हैं अपनी वो भी सेना थोड़ी-थोड़ी वो भी मेंटेन करते थे, कैवेलरी वगैरह। ठीक है? तो ये फ़र्क है कि इंडिया में जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो आर्टिफिशियली अंग्रेज़ों ने थोपा हम पे, और जो यूरोप में था वो नेचुरली जो भी वहाँ पे पॉलिटिकल या जिस तरह भी के हालात थे उनकी वजह से बना वहाँ पे। अकॉर्डिंग टू देसाई, दिस इम्पोज्ड फ्यूडल सिस्टम प्राइमरली सर्व द पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। ठीक है? तो वही बात है, अंग्रेज़ों का मेन चीज़ क्या था? लगान। उनको लगान से मतलब था, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन। इसलिए वो तरह-तरह के वो सिस्टम्स भी लेके आए थे, ज़मींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। अनलाइक यूरोपियन फेडरलिज्म व्हिच इवॉल्व्ड ऑर्गेनिकली फ्रॉम लोकल कंडीशंस। ठीक है? तो ये जो सिस्टम था इंडिया में फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो लगान या रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन के लिए ब्रिटिशर्स ने अपनाया था, और यूरोप में जो था वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से बना था वहाँ पे। ट्रांजिशन एंड द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल स्ट्रक्चरल चेंजेस बिगेन टू अपीयर इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आज़ादी के बाद तो अंग्रेज चले गए अपने घर पे, हमारे देश की बनी सरकार, तो ठीक है, अब वो फिर जिम्मा था कि भाई हमें क्या करना है, अपने देश के एग्रीकल्चर को बढ़ाना है आगे। एक तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ानी थी क्योंकि बहुत कम प्रोड्यूस होती थी। तो जैसे हमने पहले के वीडियो में भी देखा है कि PL480 नाम का जो गेहूँ था, जो कि कैटल के लिए यूज़ होता था अमेरिका में, जो कि मतलब गाय भैंसों को खिलाया जाता था, जानवरों को, वो हमें दिया जाता था। दिया क्यों? मतलब हम ही मांगने जाते थे, वो क्यों देंगे? ठीक है? तो ये हालात थे क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी।
तो इसलिए आज़ादी के बाद बहुत सारे काम किए गए, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए, जिससे कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। जैसे कि क्या, मैकेनाइजेशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द इंट्रोडक्शन एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल फार्मिंग से बेहतर। ठीक है, तो ये सब आया, मैकेनाइजेशन आया, वही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और इसमें बाद में फिर क्या आया, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आई, जिससे पहले हमने देख लिया। ठीक है, तो उसमें क्या था, HYV सीड्स आए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, अलॉन्ग विद और जो चीज़ें हैं जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इरीगेशन सिस्टम हो गया। Monetization of economy, traditional payment systems underwent fundamental change as wages shifted from payment in kind, grain and other to cash based compensation। ठीक है, तो हमने जैसे पहले क्या देखा था, पहले था जजमानी सिस्टम, और ये किस पे चलता था, बार्टर पे, क्योंकि मॉनेटरी वो ट्रांजेक्शन इतने होते नहीं थे। ज़्यादातर क्या होता था, मेरे पास गेहूँ है, आपके पास चावल है, हम एक्सचेंज कर लेते हैं। या फिर जैसे आप कोई मान लीजिए कोई काम करते हैं, मतलब मान लीजिए नाई हैं, बाल काटते हैं, तो मेरे को बाल कटवाने, तो मैंने आपको थोड़ा मतलब 2 कटोरा गेहूँ दे दिया, आपने मेरे बाल काट दिए, तो मेनली इस तरह होता था। पेमेंट इन काइंड बोलते हैं इसको, ग्रेन दे दिया है, जो भी आपकी उत्पाद है। उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, कैश बेस्ड कंपनसेशन हो गया, गाँव में भी पैसा चलने लग गया। इंक्रीज यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, द एडॉप्शन ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रैक्टिस क्रिएटेड ग्रेटर डिमांड फॉर हायर्ड लेबर, एक्सपेंडिंग द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल फैमिली बेस्ड फार्मिंग। ठीक है, तो पहले क्या था कि इतने सब ये सब यूज़ नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर, तो क्या था, प्रोडक्शन भी कम थी। तो ज़्यादातर क्या होता था, फैमिली बेस्ड फार्मिंग होती थी, कि अपने ही घर के लोगों से, अपने ही घर के लोगों ने क्या किया, फसल बो दी, फसल काट ली, सब बात घर की बात घर में ही रह गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इतना जो ये इंटेंसिव कल्टीवेशन शुरू हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, मैकेनाइजेशन हो गया, तो फिर क्या है, ज़्यादा बड़ी ज़मीनों पे ज़्यादा एक इंटेंसिव खेती होने लगी, तो फिर क्या है, हायर और मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी, भाई घर के लोगों से अब काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इंक्रीज यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, दूसरे मज़दूरों को भी हायर करना शुरू किया लोगों ने, बड़े ज़मींदारों ने, बेसिकली जिनके पास ज़मीन ज़्यादा बड़ी थी। Loosening of caste hereditary bonds. Traditional social structures began to weaken, leading to emergence of free wage labor that could move beyond heredity और ऑक्यूपेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो पहले क्या था, कास्ट बेस्ड सिस्टम था, भाई कोई ऐसा नहीं कि किसी भी जात का जो आदमी है वो कहीं भी काम कर लेगा, हर चीज़ मतलब कास्ट बेसिस पे ही होती थी। तो लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ये सब पैसा वैसा आने लगा, थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा, तो एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए कास्ट जो सिस्टम था वो थोड़ा हल्का पड़ गया। मतलब ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा कहता ना लीनियंट होने लग गए, कि ठीक है कोई भी किसी भी कास्ट के हो, आप कर लो काम यहाँ पे। शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा था ना, ये तो अंग्रेजों के आने से ही शुरू हो चुका था प्रोसेस, ये सब्सिस्टेंस टू कमर्शियलाइजेशन का। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जिंदगी चलाने के लिए ज़रूरी चीज़। तो जैसे पहले एग्रीकल्चर किस लिए होता था, सब्सिस्टेंस की, मतलब खाना ज़रूरी है इसलिए एग्रीकल्चर हो रहा है, तो गेहूँ चावल जो भी पैदा होगा वो हम खाएंगे और जिंदा रहेंगे, तो वो हो गया सब्सिस्टेंस का सिस्टम। उसके बाद अब मतलब अंग्रेजों के आने से प्रोसेस शुरू हो गया था, एग्रीकल्चर एक क्या हो गया था, कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब कि किस लिए, प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो सब्सिस्टेंस से कमर्शियलाइजेशन पे शिफ्ट हो गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीजिंगली शिफ्ट फ्रॉम फोकस फ्रॉम कल्टीवेशन प्राइमरली फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन टू कल्टीवेशन स्पेसिफिकली फॉर मार्केट सेल एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले ये होता था कि भाई जैसे जितना गेहूं पैदा हुआ, थोड़ा बहुत हमारे घर पे काम आ जाएगा, बाकी जो बचेगा उससे हम फिर अपना दे देंगे, किसी को कोई सर्विस लेनी हो, बार्टर वगैरह कर लेंगे। अब जो है, जो भी मतलब आज़ादी के बाद जो भी किसी भी तरह का प्रोडक्शन कहीं भी कोई किसान कर रहा है, प्राइमरी मोटिव यही होता है सेल एंड प्रॉफिट का, बाजार में। इसलिए तो वो किसान लड़ते हैं ना, भाई हमें एमएसपी दे दो। एमएसपी क्यों होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्यों, कि भाई हमको जो एक्चुअली मतलब क्या है ना, हमें सारी फसल अपनी बेचनी है। भाई किसी ने मान लो प्याज उगाई है, बहुत सारी प्याज हो गई 100 किलो, अब घर में थोड़ी खाएगा वो 100 किलो प्याज को, तो बेटर है वो मार्केट में बेच दे और पैसा ले ले, और पैसे से अपना बाकी ज़िंदगी चलाए। इंटीग्रेशन विद वाइडर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकेम सिस्टमेटिकली लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड ट्रेड नेटवर्क्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंडस्ट्री से कनेक्ट हो गई। क्यों, जैसे मान लीजिए शुगर मिल्स हैं, अब चीनी बनती है किससे, गन्ने से, तो गन्ना क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो एग्रीकल्चर के जो आउटपुट है वो इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट बन गई, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इंडस्ट्रीज से लिंक्ड हो गई, कनेक्टिंग रूरल प्रोडक्शन टू ब्रॉडर इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड सजेस्टिंग अ मूवमेंट टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम, वही मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि जैसे अब आप गन्ना बेच रहे हैं, तो आपने किसी फैक्ट्री से पहले कॉन्टैक्ट कर लिया, मतलब गन्ना उगा रहे हैं, कि भाई मेरा इतना गन्ना आएगा, आप खरीद लेना, तो पूरा कमर्शियल एक्टिविटी हो गई। कैरेक्टर्स बाय प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड वेज लेबर रिलेशनशिप। तो जिस तरह कैपिटलिस्ट काम करते हैं ना, मान लीजिए कोई हमने इंडस्ट्री लगाई,
इंडस्ट्री में मशीनें लगाई, मशीनें लगा के फिर लेबर लाए, लेबर उन्होंने मशीनों से कोई प्रोडक्ट बनाया, फिर उस प्रोडक्ट को हमने मार्केट में बेच दिया। इसी तरह एग्रीकल्चर में ज़मीन है, ज़मीन पे हमने फसल मतलब जो भी चीज़ें हैं, बीज वगैरह, फिर आपके ट्रैक्टर वगैरह जो भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र ये सब लेके आए, पैसा लगा इनमें, ठीक है? उसके बाद लेबर्स लाए, लेबर्स ने मिलकर खेती करी, खेती करके मान लीजिए हमने गन्ना पैदा किया, गन्ना किसी शुगर मिल को बेच दिया। तो ये भी वही सेम कैपिटलिस्ट मतलब वाली कमर्शियल एक्टिविटी हो गई। तो कमर्शलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। एम्पिरिकल स्टडीज एंड स्कॉलरली डिबेट्स क्या कहती हैं? डेनियल थॉर्नर कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव एम्पिरिकल स्टडी कवरिंग 250 विलेजेस ओवर अ 10 ईयर पीरियड टू एनालाइज चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो करीब करीब 10 साल में इन्होंने 250 विलेज पे एक अच्छी खासी बहुत बढ़िया एम्पेरिकल स्टडी, वही जो हमने जैसे पेपर वन में देखा था ना, पॉजिटिविज्म एम्पेरिसिज्म वाली बात, फैक्ट्स एंड वैल्यू बेस्ड। थॉर्नर फाउंड कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ इमर्जिंग कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज इन रूरल इंडिया थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव विलेज लेवल रिसर्च। ठीक है, तो इमर्जिंग कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज मतलब कि गांव में भी, रूरल इंडिया में भी लोग अब एग्रीकल्चर को एज अ कमर्शियल एक्टिविटी देखने लग गए rather than subsistence based activity. His study identified key indicators of capitalist development including land reforms, rise of agriculturist entrepreneurs and adoption of modern technology. तो ये जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हुआ है, इसके की इंडिकेटर्स या फैक्टर्स क्या उनके ये थॉर्नर की स्टडी में क्या निकल के आया? एक तो लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स की मतलब एग्रीकल्चर को लोग अब वही जैसे मैंने देखा कमर्शियल एक्टिविटी की तरह देखने लगे। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जैसे वही जो फैक्ट्री लगाता है फिर उससे पैसा कमाता है प्रॉफिट प्रोडक्ट बेच के। तो एग्रीकल्चर भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ हो गई, भाई मेरी ज़मीन है, मैंने इस पर पैसा लगाया है ना, बीज वगैरह ये सब लेके आया, लेबर को हायर किया, उसके बाद मेरी फसल आई तो उसको मैंने मार्केट में प्रॉफिट के लिए बेच दिया। और तीसरा जो फैक्टर था वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वही ट्रैक्टर वगैरह, बिजली के पंप, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, बेसिकली वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो चीज़ें थी वही। Based on his findings, Thorner concluded that capitalist relations were actively growing and expanded in Indian agriculture. ठीक है, तो कैपिटलिस्ट रिलेशंस मतलब वही कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर में काफ़ी बढ़ रहा है और धीरे धीरे एक तरह से पूरा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो क्या हो जाएगा? कमर्शियल एक्टिविटी बन जाएगा। रुडोल्फ 1987 में उन्होंने किताब लिखी इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी मतलब धन, जैसे धन की देवी होती है ना, तो मतलब इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी मतलब पैसे की एक तरह से राह पे चलना, पैसे को कमाने के लिए। रुडोल्फ कॉइन्ड द डिस्टिंक्ट टर्म बुलक कैपिटलिस्ट। बुलक कैपिटलिस्ट मतलब क्या? कैपिटलिस्ट कौन होते हैं आपको पता ही है? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिनका पैसा होता है, वो पैसे से वो फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री लगा के उससे माल बनता है, माल को बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। बेसिकली बुर्जुआ, अगर मार्क्सिस्ट उसकी बात की जाए तो इसमें बुलक और लगा दिया। बुलक तो वही बेसिकली बैलों को बोलते हैं। तो बैल वाले कैपिटलिस्ट मतलब क्या है? बेसिकली एक टर्म जैसे होता है ना, सिंबल बताने के लिए कि भाई गांव के जो लोग खेती करते हैं, क्योंकि पहले खेती ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बुलक से ही होती थी, बैलों से। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने गांव के जो कैपिटलिस्ट थे, जो एग्रीकल्चर को एक एज अ कमर्शियल एक्टिविटी देखने लग गए, बड़े बेसिकली फार्मर्स, बड़े जमींदार जिनका बहुत ज़मीन है, उनको बोला गया, इन्होंने बोला बुलक कैपिटलिस्ट टू डिस्क्राइब एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट who strategically combine traditional farming practices with modern capitalist investment। तो अपनी जो फार्मिंग की प्रैक्टिसेस थी इसको इन्होंने मॉडर्न कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा है, कमर्शियल एक्टिविटी बेसिकली मान लिया इन्होंने एग्रीकल्चर को। They provided concrete examples of this phenomena, particularly highlighting prosperous farmers in Punjab and Western Uttar Pradesh who use their agriculture profits for systematic reinvestment in modern farming techniques and equipment। ठीक है, तो इन्होंने जैसे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि बड़े जो फार्मर्स हैं कहाँ पे, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में प्रॉस्परस हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने क्या किया, उनके पास पहले ऑलरेडी ज़मीन बहुत थी और उनका पैसा भी ठीक ठाक था, तो उस पैसे से उन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन की जो भी चीज़ें थी, मतलब वही जैसे अपने है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फिर अपना ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन वगैरह ये सब लगा के अच्छा पैसा बना लिया। अब इस पैसे को क्या किया इन्होंने, और री इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चर में और बाकी और चीज़ों में। जैसे मान लीजिए किसी ने अच्छे और ट्रैक्टर खरीद लिए, पानी के पंप लगा दिए, और भी ऐसा कुछ अपना मतलब किया। साथ ही साथ कोई और किसी का बहुत अच्छा पैसा था, तो जैसे मान लीजिए कोई गन्ने की खेती करता था, उसने खुद की शुगर मिल ही लगा ली, तो वो किसान से एक तरह से बिजनेसमैन बन गया। पैसे से पैसा बनता है ना, तो उनको जो प्रॉफिट बना एग्रीकल्चर करके, उसको उन्होंने और री इन्वेस्ट किया और उससे फिर वो और पैसे वाले बनते गए। तो इसलिए इन परसूट ऑफ लक्ष्मी। उषा पटनायक ने क्या कहा? उषा पटनायक आर्ग्यूज दैट एग्रीकल्चरल कैपिटलाइजेशन
फंडामेंटली डिपेंड्स ऑन 3 क्रिटिकल फैक्टर्स। 3 क्रिटिकल फैक्टर बताए हैं एग्रीकल्चरल कैपिटलाइजेशन के। वो क्या-क्या हैं? लैंड होल्डिंग साइज़, यूज़ ऑफ हायर्ड लेबर एंड प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स। तो किसके पास कितनी ज़मीन है, ज़्यादा बड़ी ज़मीन किसके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर्ड लेबर ज़रूरी हो जाते हैं, क्यों भाई इतनी बड़ी ज़मीन में कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे हो रही है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो रहा है, तो घर के लोगों से काम नहीं चलेगा, आपको बाहर से लोग हायर करने पड़ेंगे। और प्रॉफिट कितना हो रहा है। पटनायक emphasized that capitalist transformation in Indian agriculture is partial and uneven rather than यूनिफॉर्म और कंप्लीट अक्रॉस ऑल रीजन्स एंड फार्मिंग कम्युनिटीज। ठीक है, तो हमने शुरू में देख लिया था कि भारत में आज भी एक तरह से मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर को एग्जिस्ट करते हैं। कोई 5,000 साल पुरानी, मतलब 5,000 तो ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसे मान लीजिए अंग्रेजों के आने से पहले जो सिस्टम था, कई जगह वो भी है आज, कई जगह बिल्कुल ही एडवांस हो चुका है, जैसे पंजाब में या गुजरात में। ठीक है, तो इसलिए जो इंडियन एग्रीकल्चर का कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है? पार्शियल है। पार्शियल मतलब आंशिक, पूरा नहीं हुआ है, कहीं कहीं हुआ है, पूरे पूरे भारत में नहीं हुआ है। और अनइवन है कि जैसे कहीं जगह तो बहुत सारा हो गया, कहीं जगह थोड़ा सा ही हुआ है। कैथलीन गांव कुंभापट्टी स्टडी करी थी इन्होंने तमिलनाडु में। कैथलीन गांव डिटेल स्टडी इन कुंभापेटी तमिलनाडु रिवील्ड द साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ बिग बर्जुआ रिच फार्मर्स हु कंट्रोल सिग्निफिकेंट लैंड एंड कैपिटल रिसोर्सेज। ठीक है, तो बिग बर्जुआ रिच फार्मर्स। ठीक है, तो बर्जुआ वही होते हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट जो होते हैं। तो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में भी ऐसे लोग दिखने लग गए। क्यों? वही जैसे हमने देखा ना, भाई बड़े जिनके पास ज़मीनें थी, बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह लगा के अच्छा पैसा वैसा बना लिया, फिर उसको और री इन्वेस्ट कर दिया, तो वो क्या बन गए? बिग बर्जुआ रिच फार्मर्स। Her research also identified the presence of petty bourgeois farmers operating एट स्मॉलर स्केल्स अलोंगसाइड द लार्ज एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो वो होता है ना, बड़ी मछली छोटी मछली, उस तरह की चीज़ें कि तो हो गए बहुत ही बिग बर्जुआ रिच फार्मर्स, जिनमें बहुत ज़मीन थी, बहुत अच्छा पैसा वैसा कमा लिया, किसी ने शुगर मिल भी लगा ली। उसके बाद आते हैं पैटी, मतलब उनसे थोड़े नीचे वाले लेवल वाले पैटी बर्जुआ फार्मर्स। उनके पास उतनी ज़मीन नहीं थी जितनी इनके बड़े बिग वालों के पास जितनी थी उनसे, लेकिन थोड़ी कम थी। तो इन्होंने थोड़ा उनका स्केल भी स्मॉलर था उनसे। मान लीजिए इनके पास कोई 100 एकड़ ज़मीन है, इनके पास जैसे फिर पैटी के पास मान लीजिए 20 ही है, लेकिन है भी ये भी वही, मतलब बर्जुआ ही, ये कोई मजदूर नहीं, क्योंकि 20 एकड़ ज़मीन ही बहुत होती है। गाउ डॉक्यूमेंटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सेमी प्रोलेटेरियन पीजेंट्स एंड प्योर प्रोलेटेरियंस। ठीक है, तो अब दो चीज़ें होती थी ना, बर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। ये कौन होते थे? पैसे वाले लोग, कैपिटलिस्ट लोग, जिनके पास पैसा होता है वो इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं। प्रोलेटेरिएट कौन होते हैं? जो अपनी लेबर बेचते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने गाँव ने देखा कि एक तो सेमी प्रोलेटेरिएट है और एक प्योर प्रोलेटेरिएट है। प्योर तो कौन होंगे? सीधी सी बात है, जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, उनको सिर्फ अपनी लेबर बेचनी, मजदूरी करनी और पैसा कमाना है, तभी उनका जीवन चलेगा। सेमी मतलब उनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, उस पे कई बार वो खुद कर लेते हैं, या फिर कई बार नहीं हो पाता तो फिर उनको एज अ लेबर काम करना पड़ता है कहीं। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेबर्स ऑफ लैंडलेसनेस एंड डिपेंडेंस ऑन वेज लेबर। ठीक है, तो सेमी एंड प्योर से अलग अलग लेवल्स हैं लैंडलेस के। एक के सिवा तो प्योर के पास जैसे जीरो है, कुछ भी नहीं है, इनके पास थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं मजदूरी करनी पड़ रही है। बेस्ड ऑन हर फाइंडिंग्स, गव कंक्लूडेड दैट द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड in Indian agriculture with continued coexistence of multiple social classes representing different stages of capital transformation। ठीक है, तो ये बात बार बार निकल के आ रही है बाहर कि भारत में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो एग्रीकल्चर में, वो क्या है? फुल्ली डेवलप नहीं है, पार्शियल है, अनइवन है। ठीक है, और मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का एग्रीकल्चर में आज भी कोएग्जिस्टेंस है। कहीं मतलब अंग्रेजों के आने से पहले जो सिस्टम था वो चल रहा है आज भी, कहीं बिल्कुल एडवांस सिस्टम हो चुका है। गेल ओमवेट क्या कहती हैं? गेल ओमवेट एडवोकेट्स मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थीसिस टू एक्सप्लेन डाइवर्स एग्रीकल्चर सिस्टम्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया। ठीक है, तो मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर अलग एक दूसरा फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेन डाइवर्स एग्रीकल्चर सिस्टम, तो अगर इतना बड़ा भारत है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन है इंडिया में, कहने का मतलब इनका ये है। ओमवेट आइडेंटिफाइड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन इन पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे आया? जो ऑलरेडी प्रॉस्परस स्टेट से एग्रीकल्चर में, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, जहाँ पे पानी अच्छा था, ज़मीन अच्छी थी, तो ऑलरेडी जहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन होती थी, वहाँ पे क्या थे? बिग फार्मर्स थे, बड़े ज़मींदार थे, इनका पैसा भी अच्छा था। इनको क्या हुआ? इन स्टेट्स को ग्रीन रेवोल्यूशन का मैक्सिमम बेनिफिट मिला। तो उससे क्या हो गया? इनके पास पैसा अच्छा आ गया, तो उस पैसे से पैसा बनाने लगे। तो यहाँ पे मिलता है आपको कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंटिंग मोस्ट एडवांस एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन स्टेट्स में क्या है? मोस्ट एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम है आज भी इंडिया में। शी कैरेक्टराइज सेमी कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर सिस्टम्स इन गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, इंडिकेटिंग
पार्शियल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट विद मिक्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे क्या हो गया, सेमी कैपिटलिस्ट, कि उतना नहीं है जितना है, बीच में कहीं है। तो इनको उतना ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिला, लेकिन मिला 50% मान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मिक्स्ड है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल पुराने तरीके से भी हो रहा है और मॉडर्न तरीके से भी हो रहा है। Omved classifies semi-feudal systems in Odisha and Bengal with feudal systems in Bihar, representing regions where traditional pre-capitalist relations continue to dominate agriculture production, ठीक है। अब जैसे बिहार की बात कर लें तो बिहार में तो आज भी फ्यूडल सिस्टम चल रहा है। फ्यूडल सिस्टम में वही होता है, बड़े जमींदार जो उनकी ज़मीन होती है उस पर हायर्ड लेबर काम कर रही है। तो ये तो क्या है, बिल्कुल पुराने तरीके से ही चल रहे हैं ये स्टेट्स। और उड़ीसा और बंगाल में इन्होंने कहा सेमी फ्यूडल सिस्टम्स हैं, कि जैसे बिहार में 100% फ्यूडल सिस्टम है, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब 50% फ्यूडल सिस्टम और 50% मॉडर्न। तो इस तरह इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया, ये इनका कहना है। चेंजिंग लेबर रिलेशंस, जैन ब्रेमन describes the transformation of agricultural labor relations as a fundamental shift from patronage to exploitation, marking a significant change in rural social dynamics, ठीक है। तो पैट्रोनेज से कहाँ पे, एक्सप्लॉइटेशन की तरफ। कैसे, मतलब क्या, पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? पैट्रोनेज का मतलब होता है, पैट्रन होते हैं ना, मतलब जैसे आपका कोई ना कोई देख रेख करने वाला हो, आपका कोई बड़ा आदमी जो आपकी देख रेख करता है, तो वो होती है पैट्रोनेज, किसी की छत्र छाया में आप रह रहे हैं। तो बेसिकली जैसे कहने का मतलब है कि जो पहले बड़े जमींदार होते थे ना, उनकी बहुत सारी ज़मीन होती थी, उस ज़मीन पे क्या होते थे, लेबरर्स रहते थे और खेती करते थे। और ज़्यादातर क्या होते थे, लोअर कास्ट के होते थे, ज़मींदार क्या होते थे, अपर कास्ट के होते थे। तो इस सिस्टम में क्या होता था कि ज़मींदार लेबरर्स को कोई ऐसा पैसे वाला सिस्टम नहीं होता था, मालिक नौकर वाला, कि भाई मैंने तेरे को डेली सैलरी दे दी 100 रुपये और तूने काम कर दिया। ये होता था पैट्रोनेज वाला सिस्टम, कि ठीक है भाई, ये लेबर्स मेरी ज़मीन पे रह रहे हैं, जैसे कोई ज़मींदार है बड़ा, और अपना कर रहे हैं, तो अच्छे रिलेशंस थे, मतलब कोई ऐसा एक्सप्लॉइटेशन नहीं था। कल को मान लीजिए किसी लेबर के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के कोई बीमारी हो गई, पैसा चाहिए इलाज के लिए, तो ज़मींदार क्या दे देते थे, भाई ऐसा नहीं फ्री में, लेकिन दे दिया, चलो फिर बाद में धीरे धीरे करके चुका देना। किसी की लड़की की शादी है तो कुछ ज़मींदार ने पैसा दे दिया, या मान लीजिए कोई सूखा पड़ गया तो भी वो अपना देख रेख रखते थे कि भाई ये हमारे लोग हैं, चाहे इनकी ज़मीन नहीं है, काम करते हैं हमारे लिए, तो ये क्या है, देख रेख रखते थे। अब क्या हो गया, जब से मतलब ये एग्रीकल्चर क्या बन गया, कमर्शियल एक्टिविटी। तो अब ये तो क्या है ना, मार्केट वैल्यू है, भाई जितना काम करो उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भाई आप कहोगे साहब मेरी बेटी की शादी होगी, वो क्या मैं क्या करूँ, आपको तो भाई डेली के 300 रुपये जो दिहाड़ी मिलेगी वो मिलेगी, आप किसी की शादी करें, हमें क्या करना। तो भी एक्सप्लॉइटेशन बेस्ड सिस्टम हो गया, कि जितना हो सके मजदूरों को एक्सप्लॉइट किया जाए, कोई पैट्रोनेज वगैरह कुछ नहीं बची अब। क्योंकि पहले जो था, पहले वो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम था, जिसमें जजमानी सिस्टम भी थे, कास्ट बेस्ड वो होता था। तो जो बड़े ज़मींदार होते थे वो एक तरह से उनको अपना ही मानते थे, जो भी लेबरर्स वगैरह हैं, तो उनकी हर तरह से मदद भी करते थे, उतना एक्सप्लॉइटेशन नहीं था। अब वो क्या है, एक तरह से एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप हो गया बिकॉज ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। In the earlier system, caste-based patron-client ties created binding relationships that connected agricultural labor to landlords through traditional social obligations and mutual dependencies. ठीक है, तो बाइंडिंग रिलेशनशिप हुआ करती थी एग्रीकल्चरल लेबर्स में और लैंडलॉर्ड के बीच में, थ्रू ट्रेडिशनल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड म्यूचुअल डिपेंडेंसी। म्यूचुअल डिपेंडेंसी मतलब वही कि तुझे मेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है ना। जैसे वो था ना डरकाइम का डिवीजन ऑफ लेबर्स, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आ जाती है जिससे। कंटेम्प्रेरी सिस्टम मतलब आजकल का जो सिस्टम है इज डोमिनेटेड बाय वेज लेबर। वेज लेबर मतलब वही दिहाड़ी, इतना आज का भाई 100 रुपये डेली काम करो और जाओ घर अपने। बट ब्रीमेन एम्फेसाइजेज दैट दीज न्यू लेबर रिलेशंस टेक एक्सप्लॉइटेटिव फॉर्म्स rather than representing genuine work empowerment। ठीक है, तो वही वेज लेबर में तो क्या होता है ना भाई, मुझे क्या करना, आपके कुछ ही हो, कहाँ क्या क्या हो रहा है आपके परिवार में, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप ना तो मेरी ज़मीन पे रहते हो, भाई मुझे 10 दिन का काम कराना है, 10 दिन काम करके आप चले जाओगे, मैं जानता भी नहीं हूँ आपको, तो मैं क्यों आपकी मदद करूँगा, मैं तो बस आपको पैसा दिया, जाओ घर। अब पहले वाले सिस्टम में क्या होता था ना कि ज़मींदार के आप ज़मीन पे ही रह रहे हो सालों से, आपके हो सकता है पिछली जनरेशन भी यहीं रहती थी, तो एक रिश्ता बन जाता है, बाइंडिंग रिलेशनशिप बन जाती है। तो उसमें फिर क्या है ना, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ज़मींदार के पास जाओ, साहब मालिक कुछ दे दो, ये प्रॉब्लम आ गई, दे देता, ठीक है यार चलो कोई नहीं। भाई किसी के साथ रहोगे इतने दिन तो रिलेशनशिप तो बनी जाती है ना। रिच फार्मर्स इंक्रीजिंगली हायर माइग्रेंट वर्कर्स बिकॉज दे आर चीपर एंड मोर इजीली एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, तो वही हायर माइग्रेंट वर्कर्स क्या होते हैं, जो दूसरे स्टेट से आते हैं, क्योंकि उनके स्टेट में गरीबी है,
तो इसलिए वो माइग्रेट करके आते हैं। तो अब वही कोई अनजान जगह दूसरी जगह आया तो उसको एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा आसान है। उसको जितना भी पैसा दोगे, जो कम भी दोगे तो कहेगा ठीक है यार, कुछ तो मिल रहा है। तो उनको एक्सप्लॉइट करना आसान है, बिकॉज़ दे आर चीपर एंड मोर ईज़िली एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है भाई, वो अनजान स्टेट में है तो उनकी उतनी मतलब पावर भी नहीं है, किससे क्या कहेंगे। रिफ्लेक्टिंग द मार्क्सियन कंसेप्ट ऑफ सेपरेटिंग वर्कर्स फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मिंग लेबर इनटू अ मार्केट कमोडिटी। ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मार्केटाइजेशन, तो ये उन्होंने अच्छी तरह देख लिया ग्रीन रेवोल्यूशन पिछले वीडियो में। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s significantly accelerated capitalist tendency in Indian agriculture market, marking a pivotal transformation in rural economic structures। ठीक है, तो 1960s में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वही है कि टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। इससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी एक तरह से मान लीजिए 10x हो गई। तो इससे क्या होगा, कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज आ गई। क्यों क्यों क्योंकि जब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होने लग गया तो क्या है, एग्रीकल्चर या किसान जो हैं एग्रीकल्चर को एज अ कमर्शियल एक्टिविटी देखने लग गए, ना कि सब्सिस्टेंस बेस्ड एक्टिविटी। द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ज़्यादा उत्पाद करने वाले बीज, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन सिस्टम्स पर्टिकुलरली फेवर्ड बिग फार्मर्स हु पोजेस द नेसेसरी कैपिटल टू इन्वेस्ट इन दीज न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ फ़ायदे तो हुए, जैसे देश की ओवरऑल जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है बहुत बढ़ गई, तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, हमें बाहर हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रही। PL 480 उधार मांग के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब इससे नुकसान, या मतलब इसका जो एक साइड इफेक्ट वो ये बोल सकते हैं कि भाई महंगी होती हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी महंगी होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स होते हैं महंगे होते हैं, फर्टिलाइजर महंगे होते हैं, इरिगेशन के लिए मान लीजिए आपको पंप लगाना है, पाइप लगाने हैं, वो सब पैसे से आते हैं। तो जो बड़े ज़मींदार थे, जिनके पास बड़ी ज़मीनें थी, पैसा था, वही इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठा पाए, और उस उठाने से वो पैसे से और पैसा बना, तो वो पैसे वाले और पैसे वाले होते गए, गरीब और गरीब होता गया। तो इससे क्या हुआ, इक्वलिटी इनइक्वालिटी भी काफ़ी बढ़ गई, पैसे वालों में और गरीब किसानों में बहुत एक गैप आ गया। According to Rutan, wealthy farmers from coastal Andhra Pradesh, western Uttar Pradesh, and central Gujarat strategically invested their agricultural profits into non-farm businesses, ventures emerging as new regional elites। ठीक है, वो जैसे कहते हैं ना पैसे से पैसा बनता है, तो इन्होंने फिर ये ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह सब अपना के अच्छा एग्रीकल्चर से पैसा कमा लिया। तो इन्होंने क्या किया, अब और कोई काम कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कोल्ड स्टोरेज खोल लिए। कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, आपने कभी गाँव में देखा हो, ये वो बहुत महंगे होते हैं, पैसा बहुत बनता है इनसे। किसी ने मान लीजिए कोई गन्ने की खेती करता है, शुगर मिल लगा ली। किसी ने शहर में जाके कोई गाड़ियों का शोरूम खोल लिया, मतलब उस पैसे को और इन्वेस्ट किया बिजनेस वेंचर्स में, तो पैसे से पैसा बनाया। तो ये जो पहले क्या थे, बिग जमींदार जो थे, ये क्या बन गए, ये बन गए कैपिटलिस्ट्स। मतलब एग्रीकल्चर को एज अ कमर्शियल एक्टिविटी देखने लग गए। This process led to the rise of agrarian capitalists who successfully extended their influence beyond agriculture into urban areas, politics, industrial sectors, creating a new class of रूरल बेस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ब्रोकर्स। ठीक है, तो अब पैसा आता है ना, फिर सब कुछ आ जाता है पैसे के साथ। आप अपनी ज़िंदगी में देखना कभी, मतलब आपके पास आए तो क्या सब कुछ आता है। तो गांव में जैसे इन बड़े ज़मींदारों के पास अच्छा पैसा आ गया, तो इनको लगा यार अब पैसे से और पैसा बनाएं, तो इनको क्या मतलब, आप फिर इन्होंने क्या किया, अर्बन एरियाज़ में जाना शुरू किया, वहाँ पे मकान वकान बना लिए। उसके बाद फिर अगली चीज़ होती है पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स में भी जाइए, पॉलिटिक्स में पैसा लगता है, पैसा इनके पास आ ही गया अच्छी खेती वेती करके। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इन्होंने जैसे वही है ना कि अपने किसी ने शुगर मिल लगा ली, किसी ने और कुछ कर लिया, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास ऑफ रूरल बेस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर ब्रोकर्स। ठीक है, तो पैसा आया तो फिर गांव के जो ये थे बड़े जमींदार, ये भी एक पावर ब्रोकर्स बन गए। ये पॉलिटिक्स में भी जाने लगे, ये शहरों में घर खरीदने लग गए, शहरों में गाड़ियों के शोरूम खरीदने लग गए, इंडस्ट्रीज लगाने लग गए। ठीक है, तो एक तरह से कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आया। अनइवन डेवलपमेंट एंड रीजनल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो मैंने देख लिया कि जो भारत में कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन या जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है, या एग्रीकल्चर के मोड ऑफ प्रोडक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो अनइवन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। एडवांस स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, दीज रीजन्स एग्जिबिट कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल मैकेनाइजेशन, कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन एंड फुल इंटीग्रेशन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो ये जो हैं, ये क्या है, ये प्योरली कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर बन गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, पानी वानी था, ज़मीन अच्छी थी। तो यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई ना,
उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिला इन राज्यों को। तो यहाँ के जो किसान थे वो बहुत पैसे वाले हो गए। उसके बाद बैकवर्ड स्टेट्स, बिहार, ईस्टर्न यूपी, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ बंगाल, these areas continue to be dominated by semi-feudal relations, lacking effective land reforms and maintaining subsistence farming patterns under the persistent caste dominance। तो ये पीछे रह गए, बैकवर्ड जैसे नाम से ही जाहिर है, क्योंकि यहाँ पे इतना, अब हो सकता है कि कई जगह क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी भी हों, लेकिन जो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का उतना फ़ायदा नहीं मिला। दूसरा, जो सरकार ने भी इन्हीं स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। तो यहाँ पे जब इतना वो मतलब आगे नहीं बढ़ी बात, तो यहाँ पे भी क्या है, अभी सेमी फ्यूडल रिलेशंस ही हैं। ये तो कंप्लीटली कैपिटलिस्ट हो चुके हैं, ये वाले स्टेट्स। यहाँ पे सेमी फ्यूडल रिलेशंस ही हैं, जो अंग्रेज़ों के आने से कि पहले जो चलता था। बड़े ज़मींदार हैं, वो अपनी ज़मीन पे खेती करवा रहे हैं, लेबर्स को हायर कर रहे हैं, और ठीक है, और कास्ट बेसिस पे ही काम हो रहा है सारा, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है, जिससे कि छोटे किसान हैं, मतलब 1-2 एकड़ ज़मीन है, उस पे बस इतना उगा रहे हैं कि उनका घर पे मतलब पेट भर जाए। The contrast between advanced and backward states demonstrate the highly uneven nature of agricultural development across India, with some regions achieving capitalist transformation while others remaining trapped in traditional systems। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है एडवांस्ड और बैकवर्ड स्टेट्स का, ठीक है, तो ये हाईली अनइवन है। तो एडवांस तो काफ़ी एडवांस हैं, पंजाब वगैरह में आप देखिए, गुजरात में बहुत पैसे वाले फार्मर्स हैं, ऐसे ऐसे भी होते हैं जो महंगी महंगी गाड़ियाँ रखते हैं, BMW वगैरह भी रखते हैं कई फार्मर्स तो पंजाब में, इतने प्रोडक्शन है। सेम विद गुजरात। और बैकवर्ड स्टेट्स में तो हाल ऐसा है कि सुसाइड्स भी कर लेते हैं फार्मर्स, क्योंकि क्या मतलब इतना भी नहीं हो पाता कि घर पे खाने को हो। तो ये जो है बहुत ही अनइवन है, अनइवन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया हुआ है। सम रीजन्स अचीविंग कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ रीजन्स तो कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए, जैसे कि हमने ये देखे हैं, ये वाले कैपिटलिस्ट हो चुके हैं, वाइल अदर्स रिमेन ट्रैप्ड इन ट्रेडिशनल सिस्टम, जैसे कि ये बैकवर्ड वाले हैं। At the macro level, approximately 57% of India's population still depends on agriculture, with large sections continuing to practice subsistence farming, indicate that overall transformation toward capitalist agriculture remains incomplete across the country। ठीक है, तो अभी भी मोर देन 50% या मोर मतलब मेजोरिटी से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है अपना जीवन चलाने के लिए। कहीं कहीं अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग हो रही है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का वही होता है कि वो फसल बेचने के लिए नहीं उगाते, खुद के प्रोडक्शन के लिए खुद के कंजम्पशन के लिए उगाते हैं। ठीक है, तो मतलब हालात अभी भी मतलब उतने अच्छे नहीं हैं इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन बहुत ही कम स्टेट्स में। बाकी जगह अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग ही हो रही है। अब वाइडर सोशल चेंजेस क्या हैं इन मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से? एजुकेशन, द स्प्रेड ऑफ प्रोफेशनल कॉलेजेस इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड चेंजिंग रूरल एस्पिरेशंस। ठीक है, तो वही बात है, सरकार ने आज़ादी के बाद इस तरह के कॉलेज खोले, जैसे एग्रीकल्चरल कॉलेज होते हैं। इनमें फिर डिग्रियाँ मिलती हैं, जैसे बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर मिलती है। तो इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फिर एग्रीकल्चर में अपने स्किल्स लगाते हैं। तो क्या है, उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। लोग एग्रीकल्चर को एज अ कमर्शियल एक्टिविटी देखने लगते हैं। भाई ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसको बेचने की सोचते हैं कि यार इतनी फसल का करेंगे क्या, बेच देते हैं। तो फिर बेचने से क्या हो जाता है, जब भी आप फसल को एज अ कमोडिटी देखते हैं जो कि मार्केट में बेची जा सके, तो दैट मीन्स वो जो फिर है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया। Transport and communication penetration, improved infrastructure connectivity has facilitated market integration and access to information supporting agricultural commercialization। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, मार्केट इंटीग्रेशन हुआ है। मार्केट इंटीग्रेशन से क्या है, एक तो बेचना आसान हो गया, उसके बाद सही दाम भी मिल सकते हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, आजकल जैसे ये मोबाइल वगैरह आ गए हैं, यूट्यूब वगैरह है, तो इस पे भी लोग अपना देख लेते हैं भाई कैसे खेती करें, कौन से फर्टिलाइज़र डालें, साथ ही साथ क्या दाम चल रहा है मंडी में, कहाँ कितने में बेचना है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इससे भी क्या है ना, कमर्शियल एग्रीकल्चर को एज अ कमर्शियल एक्टिविटी देखा जाता है, ना कि सबसिस्टेंस। Agricultural extension services, the expansion of technical advisory services enabled farmers to adopt modern practices and technology accelerating capitalist प्रोडक्शन। ठीक है, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर मेथड। ठीक है, तो वही एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी सर्विस। अभी टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज क्या हैं भाई, जैसे पहले इस पे DD1 पे सीरियल आता था दूरदर्शन पे, चौपाल करके, देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें वही मतलब बताया जाता था कि भाई कैसे कैसे करना है। उसके बाद एक कृषि दर्शन आता था। तो ये सब क्या थे, एक तरह से वो टेक्निकल एडवाइस ही दे रहे थे कि भाई आप ऐसा करिए, ऐसा करिए।
अब ये तो पुरानी बातें होंगी, आजकल तो और बहुत एडवांस्ड है, क्योंकि आज के वक़्त सबके पास क्या है, गाँव में भी स्मार्टफ़ोन्स हैं। तो स्मार्टफ़ोन्स में क्या बहुत तरह की ऐप होती हैं जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद आपके पास यूट्यूब होता है, यूट्यूब में कोई भी आप वीडियो डाल दीजिए, भाई मैं खेती कैसे करूँ, कैसे क्या करूँ, ठीक है? उसके बाद व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में आप अपना कुछ कर सकते हैं। तो टेक्निकल एडवाइज़री टेक्नोलॉजी काफ़ी मतलब जैसे मतलब एडवांस हो गई है ना, तो उससे क्या टेक्निकली आपको एडवाइस मिल सकती है, भाई कैसे करना है, कैसे नहीं करना। हैज़ एनेबल्ड फार्मर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न प्रैक्टिसेज़ एंड टेक्नोलॉजीज़, एक्सेलरेटिंग कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चरल मेथड्स, ठीक है? तो वही बात, अब ये सब टेक्नोलॉजी यूट्यूब वगैरह पे कुछ आप देख लोगे तो कहोगे यार हम भी ऐसा ही कर लेते हैं, हम भी वो कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान बहुत ईज़ी हो गया है बिकॉज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो आई है। उसके बाद कोऑपरेटिव सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मॉडल्स लाइक अमूल इन द डेयरी सेक्टर हैज़ डेमोंस्ट्रेटेड हाउ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कैन सपोर्ट मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडिशन। ठीक है, जैसे अब अमूल का एग्जांपल ले लेते हैं। अमूल एक क्या है, वही कोऑपरेटिव ही है, जहाँ पे आनंद करके गाँव है गुजरात में, वहाँ पे बहुत सारे दूध पैदा करने वाले जो दूध वाले होते हैं, बेसिकली जिनके पास कैटल है, ये गाय भैंसें हैं, और उन्होंने मिलकर अमूल बना ली, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली कि हम सब अपना दूध सारा मिला लेंगे एक जगह और फिर इसको कमर्शियली बेचेंगे। तो ये क्या हो गया, कमर्शियल एक्टिविटी हो गई ना भाई। अमूल तो एक कंपनी की तरह काम करती है। अमूल का बटर भी आता है, दूध भी आता है, पूरे भारत में बिकता है, और वो एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं, बिल्कुल ऐसा कंपनी काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्योरली कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया। तो एग्रीकल्चर को, अब एग्रीकल्चर के साथ साथ ये भी आ गया यहाँ पे, कैटल रेयरिंग वगैरह। दूध भी तो एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट मान सकते हैं ना, मोटा-मोटी किसान ही तो करते हैं ये सब काम। तो वो एक तरह से आप कैपिटलिस्ट उसमें आ गए, कमर्शियल आपने चीज़ को बना दिया। Diversification of rural economy into non-farm activities. The expansion of rural economies beyond agriculture into manufacturing services, and other sectors have created new opportunities for capital accumulation and entrepreneurship. ठीक है, तो जो रूरल इकोनॉमीज़ हैं, वो अब एग्रीकल्चर के साथ-साथ और मैन्युफैक्चरिंग में जाने लग गई। मान लीजिए कहीं कोई फैक्ट्री लग गई, कहीं और कोई कोल्ड स्टोरेज खुल गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो और होने लग गई। तो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। लोगों को, गाँव के लोगों को लग रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करी जा सकती हैं अपनी ज़मीन पे, सिर्फ़ एग्रीकल्चर को मतलब भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है? तो हैज़ क्रिएटेड न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ नॉट फॉलोड अ लीनियर ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। लीनियर ट्रांजिशन क्या होता है, भाई पहले हम ऐसे थे, फ्यूडल सिस्टम में थे, फिर टेक्नोलॉजी आई, तो हम क्या हो गए, कैपिटलिस्ट मोड में आ गए। अब यूरोप में तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यूरोप की पिक्चर देखेंगे तो ये यूरोप है। अब हम, क्योंकि यूरोप की सड़कें कैसी होती हैं, बड़ी स्मूथ होती हैं ना, तो गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है। और और हमारी भारत की सड़कें हम जानते हैं कैसे होती है, गड्ढे वाली। तो हम तो ऐसे चलते हैं, यूँ यूँ यूँ। तो यहाँ पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि फ्यूडलिज्म था, फिर एकदम से टेक्नोलॉजी आई तो हम कैपिटलिस्ट हो गए। यहाँ पे तो ऐसा ही है, बस कुछ ना कुछ कहीं कुछ, जैसे कुछ जगह हो गया, जैसे हम देखा पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, कई जगह, बिहार में, बंगाल में, आज भी वही हाल है। तो लीनियर हैज़ नॉट फॉलोड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म एज एक्सपीरियंस इन यूरोप। ठीक है, तो यूरोप में तो क्या लीनियर था, बिल्कुल स्मूथ सड़क थी, फ्यूडलिज्म था, टेक्नोलॉजी आई, कैपिटलिज्म आ गया, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया एग्रीकल्चर में। बट एज इंस्टेड डेवलप थ्रू अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन यूनिफॉर्म पाथवे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वही ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे। द करंट एग्रीकल्चर सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट अ कॉम्प्लेक्स कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरे चैप्टर मतलब इस पूरे वीडियो का या टॉपिक का एक सार बनाया जाए तो वो यही है कि द एग्रीकल्चरल सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट अ कॉम्प्लेक्स कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, some regions display advanced capitalist agriculture with modern technology and market integration, while others remain trapped in semi-feudal structures characterized by traditional पावर रिलेशंस एंड सब्सिस्टेंस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो हम देख लिया, वही हरियाणा, पंजाब और ये सब तो क्या है, ये कैपिटलिस्ट फॉर्म में आ गए हैं। बंगाल, बिहार वगैरह क्या हैं, वो आज भी सब्सिस्टेंस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और बहुत ही सेमी फ्यूडल वाला मामला है वहाँ पे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीजेंट्स इनटू कैपिटलिस्ट फार्मर्स इज पार्शियल एंड अनइवन। पार्शियल मतलब वो आंशिक है और बराबरी का नहीं है। पीजेंट्स कैपिटलिस्ट फार्मर पूरे भारत में नहीं बने हैं, आज भी मतलब काफ़ी जगह क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही कर रहे हैं, मतलब फसल बेचने के लिए नहीं उगा रहे, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उगा रहे हैं। विद द प्रोसेस ऑफ बीइंग सिग्निफिकेंटली शेप्ड बाय रीजनल डिफरेंसेस, क्लास पोजीशंस, कास्ट हायरार्कीज एंड वेरिंग स्टेट पॉलिसीज, ये सब फैक्टर्स आते हैं उसमें। While the profit motive and market orientation are increasing dominant forces in Indian agriculture, traditional practices and social inequalities persist. तो वही बात है कि पैसा मतलब प्रॉफिट कमाना, मार्केट कैसा चल रहा है उसको देख के काम करना, ये सब मतलब लोगों के अंदर आने लगा है, डोमिनेट होने लगा है।
लेकिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और सोशल इनइक्वालिटी आज भी है। बेसिकली तो वही है मेन चीज़, तो कास्ट बेस्ड। दूसरा, लैंड ओनरशिप के बेसिस पे, भाई किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो बड़ा ज़मींदार है, आपके पास नहीं है तो आप छोटे वो हो तो आप नहीं कर पाओगे उनका मुकाबला। मेकिंग द इंडियन एग्रेरियन स्ट्रक्चर एसेंशियली अ मोज़ैक ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन रेदर देन अ यूनिफाइड कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो मोज़ैक वही होता है जैसे हम पेंटिंग में होता है, तो मोज़ैक, या फिर हम ये कई बार अपना गैलरी में बनाते हैं जिसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ को बना देते हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग वो होते हैं। तो उसी तरह भारत का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो ये मोज़ैक ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है। भाई कहीं तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कहीं सब्सिस्टेंस बेस्ड है, कहीं सेमी फ्यूडल है, तो एक मोज़ैक बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के शब्द भी यूज़ करेंगे तो अच्छे नंबर मिल जाते हैं। वैसे तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि यूज़ किया जाए, सिंपल लैंग्वेज भी अच्छी रहती है कई बार। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया है कि पूरे अच्छी तरह कि क्या है चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटी बात जो हमारी निकल के आई थी वो यही थी कि द करंट एग्रीकल्चर सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्प्लेक्स को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स। ये जो लाइन है ये एक तरह से मेन कंक्लूडिंग लाइन इसकी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने अच्छी तरह देख लिया, मतलब वही बात है कि पूरा कैपिटलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूरे भारत में नहीं आया है, कुछ कुछ स्टेट्स में है, कुछ रीजन्स में आया है, इसलिए क्या है पार्शियल है, और दूसरा क्या है अनइवन है। जैसा कि पंजाब, हरियाणा, मतलब वेस्टर्न यूपी वगैरह जहाँ पे अच्छा था, मतलब वहाँ पे अच्छा हो गया, बाकी जगह आज भी वो सेमी फ्यूडल वगैरह है। तो मेनली बात हमें बस यही कंक्लूजन में इसमें लिखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।